हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। हम देखते हैं ठोस अवस्था नाम से पता चल रहा है कि साधन ताप व दाब पर पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। ठीक है, फिर ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। हमारे चारों ओर विभिन्न वस्तुएं उपस्थित होती हैं, जैसे पेन है, पेंसिल है, कंप्यूटर, नमक आदि क्या होती हैं? वस्तुएं होती हैं। तो हम कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता हो, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो हम कहते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है? इसमें जितना अधिक भार होगा, तो जितना अधिक भारा होगा उसका द्रव्यमान भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। हम कहते हैं कि वस्तु स्थान घेरती है, तो स्थान घेरती है मतलब वस्तु का क्या होता है? आयतन होता है। अब हम पदार्थ के गुण देखते हैं, तो हम कहते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती हैं। मैंने बताया था पहले क्या होती हैं? पदार्थ। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं हम देखते हैं। 3 अवस्था होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, ठीक है, गैस। गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था के बारे में तो हम 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पढ़ेंगे। अब देखते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। तो हम देखते हैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था के कणों के मध्य क्या होते हैं? इनके कणों के मध्य दूरियाँ बहुत कम होती है। इनके कण होते हैं वो गति नहीं कर सकते, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है? प्रबल अंतराणु आकर्षण बल लगता है। और इनके कणों के मध्य संपीड्यता का गुण भी बहुत कम होता है। इनके कण है संपीड्यता मतलब यानी ठोस पदार्थ है तो आप इसको दबा के यूं संपीड़ित तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनके कण प्रबल अंतराणु आकर्षण बल के द्वारा मंदे रहते हैं। और इनके अंदर विसरण का गुण भी बहुत कम पाया जाता है। इसी प्रकार द्रव, इसके अंदर ले लो, मान लो ठोस अवस्था, चांदी ले लो, नमक ले लो, लोहा ले लो। द्रव अवस्था है जैसे जल है, सरसों का तेल है, मिट्टी का तेल है। तो द्रव अवस्था के अंदर द्रव अवस्था होती है ना, वो गैस और ठोस अवस्था की बीच की अवस्था होती है। तो द्रव अवस्था के कणों के मध्य क्या होता है? इनके कणों के मध्य थोड़ी ठोस अवस्था की अपेक्षा इनके कणों के मध्य थोड़ी दूरी अधिक मिलती है। इसके कण गति कर सकते हैं। इनके अंदर दुर्बल अंतराणु आकर्षण बल लगता है। और इसके जो इसमें विसरण का गुण होता है ना, वो ना गैस से तो कम मिलता है, लेकिन ठोस से क्या होता है? अधिक होता है। और संपीड्यता भी ठोस से तो अधिक होती है, गैस से कम होती है। इसी प्रकार गैस अवस्था में देखते हैं। और ये इसका क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है, क्योंकि ये पात्र के अनुसार ही अपनी आकृति क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। इस द्रव अवस्था है, इसको फैलाया भी जा सकता है, उड़ेला भी जा सकता है, द्रव प्रवाह कर सकता है। इसी प्रकार गैस देखते हैं। गैस हमारे चारों ओर उपस्थित जो वायु है ना, गैस अवस्था का क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गैस अवस्था के कणों के मध्य बहुत दूरियां होती हैं। इसके अंदर अंतराणु आकर्षण बल नगण्य होता है, यानी हमें नहीं भी मान सकते हैं, नहीं भी लगता है। इनमें विसरण का गुण भी अधिक होता है। इसमें घनत्व क्या होता है? नगण्य होता है, कम होता है घनत्व। और इनके अणुओं के मध्य बहुत अधिक दूरी होती है। अब हम देखते हैं तीनों के बारे में। तो हम देखते हैं इसका क्या आकार देखते हैं। आकार मैंने बताया था ठोस अवस्था के कण गति नहीं कर सकते। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव अवस्था में क्या होता है? आकार। द्रव अवस्था का आकार अनिश्चित होता है। इसको किसी भी पात्र में डालोगे, मतलब दूध ले लो, पानी ले लो, हम कटोरी के अंदर डालेंगे तो वो कटोरी की आकृति ग्रहण कर लेगा। गिलास के अंदर डालेंगे तो गिलास की आकृति ग्रहण कर लेगा। तो इसका आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। और गैस अवस्था का भी आकार अनिश्चित होता है। गैस अवस्था का आकार मैंने अभी बताया है। अनिश्चित क्यों होता है? मान लो कोई भी गैस, मान लो इसका उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन ले लो, हम एक कमरे के अंदर फैला देंगे तो हम इसकी आकृति नाप नहीं सकते ना, कहीं पर भी फैला दो, गैस है, ये आसानी से फैल जाती है। ठीक है, आयतन देखो इनका। आयतन ठोस अवस्था का क्या होता है? आयतन क्या होता है ठोस अवस्था का?
आयतन निश्चित होता है। ध्रुवावस्था, इसकी आकृति तो अनिश्चित होती है, लेकिन क्या होता है, आयतन क्या होता है इसका, निश्चित होता है। और गैस अवस्था है, इसका आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर अंतराणु आकर्षण बल। अंतराणु के आकर्षण बल। ठोस अवस्था में अंतराणु आकर्षण बल क्या होता है, ठोस अवस्था के कणों के मध्य अंतराणु आकर्षण बल कैसा लगता है, परबल अंतराणु आकर्षण बल लगता है। परबल अंतराणु आकर्षण बल। इसके ध्रुव के कणों के मध्य क्या लगता है, दुर्बल अंतराणु आकर्षण बल लगता है। गैस अवस्था के अंदर क्या लगता है, नगण्य लगता है। अब हम घनत्व देखते हैं। घनत्व क्या होता है, ठोस अवस्था का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होता है। अब ध्रुव अवस्था का देखते हैं। ध्रुव अवस्था का घनत्व क्या होता है, ठोस अवस्था, ठोस से तो कम, ठोस से कम हुआ है, गैस से, गैस से क्या होता है, गैस से अधिक होता है। गैस अवस्था में देखते हैं तो गैस अवस्था का क्या होता है, घनत्व नगण्य होता है, गैस अवस्था का घनत्व। अब हम देखते हैं विसरण। ठोस अवस्था के अंदर विसरण का गुण क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी नगण्य होता है, क्योंकि ठोस अणुओं के अंदर विसर्जन होगा कहाँ से, क्योंकि ठोस अणुओं के अणु गति नहीं कर सकते, तो ये विसर्जन कहाँ से करेंगे, इसके अंदर तो इनके अणुओं के मध्य क्या होता है, अंतराणु आकर्षण बल लगता है। ये अणु गति नहीं कर सकते, तो इसमें क्या विसर्जन क्या होता है, नगण्य होता है। तो ध्रुव अवस्था के अंदर क्या होता है, विसर्जन ठोस से तो, ठोस से अधिक, ठोस से अधिक व गैस से कम। इसमें क्या होता है विसर्जन, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में विसर्जन क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि गैस के अणु आसानी से गति कर सकते हैं, तो ये विसर्जन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ सकते हैं। ये थोड़ा आ सकते हैं, इसके अंदर तो नगण्य होता है, क्योंकि इसके अणु तो गति कर ही नहीं सकते। अब देखते हैं हम संपीड्यता। ठोस अवस्था में क्या होता है, संपीड्यता का गुण क्या होता है, कम पाया जाता है। ध्रुवावस्था में, ध्रुवावस्था में क्या होता है, ठोस से तो अधिक होता है, ठोस से अधिक व गैस से क्या होता है, कम। और इसमें गैस अवस्था में क्या होता है, संपीड्यता अधिक होती है। गैसीय अवस्था आसानी से सभी जगह जल्दी से फैल जाती है। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे इसके अंदर ले लो, लकड़ी का टुकड़ा ले लो, पेन ले लो, चांदी ले लो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठोस अवस्था में हमारे चारों ओर असंख्य रूप में हमें क्या होता है, लगभग सभी पदार्थ क्या मिलते हैं, ठोस अवस्था के अंदर ही उपस्थित होते हैं। ध्रुव अवस्था में देखते हैं हम, इसमें जल ले लो, जल है, जल आसानी से प्रवाह कर सकता है, जल को मुँह डेला भी जा सकता है और फैलाया भी जा सकता है। सरसों का तेल है, सरसों का तेल है, मिट्टी का तेल है,
अब गैस अवस्था के अंदर, गैस अवस्था के क्या अंदर क्या है, इसमें ले लो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऑर्गन ले लो, हाइड्रोजन ले लो। ठीक है, अब वीडियो को रोकें और इन्हें नोट करें। अब हम क्या देखते हैं, हमने ठोस, द्रव एंड गैस अवस्था के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि ठोस अवस्था के प्रकार। ठोस अवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठोस अवस्था दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होती है। क्रिस्टलीय होती है, उसके अंदर तो क्या होते हैं, जो इनके अवयकण होते हैं ना, ठोस अवस्था के अवयकण परमाणु अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। इनकी क्या होती है, इनकी संरचना भी क्या होती है, निश्चित होती है, और इनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है। और जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये दीर्घप्रासी होते हैं, इनका गलनांक भी उच्च होता है, एक निश्चित गलनांक होता है क्रिस्टलीय ठोसों का। और अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इनकी ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती, और इनके जो अवयकण होते हैं वो भी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों को हमें एमोर्फोस ठोस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। ठोस अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होता है कि इसकी जो होती है ना, ये लघुप्रासी होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। अति शीतलित द्रव क्यों कहा जाता है? इसे क्यों कहा जाता है कि क्योंकि ये मंद गति से प्रभावित होते हैं, मंद गति से प्रवाह करते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि ये एक निश्चित ताप के प्रास के ताप पर क्या होते हैं, पिघलना शुरू कर देते हैं, और फिर इसको पिघल जाता है ना ये एक ताप पर, तो हम इसे किसी भी सांचे में डाल लेते हैं। तो उस सांचे में डालकर इनकी जैसी चाहे वैसी आकृति बना सकते हैं। और ये एक निश्चित ताप पर क्या होते हैं, इन्हें क्रिस्टलीय में बनाया जा सकता है। तो हम कहते हैं क्रिस्टलीय बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो कांच की इसलिए हमें क्या होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये होते हैं, इसको एक निश्चित ताप पर क्या होते हैं, अंत में क्या होता है कि इन्हें क्रिस्टलीय में बनाया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि कांच की जो चीज़ें हैं उनमें दूधियापन देखने को मिलता है, इसलिए मिलता है वो। अब हम देखते हैं कि ठोस अवस्था के प्रकार। कौन कौन से होते हैं, जो मैंने अभी बताया। फर्स्ट तो होता है क्रिस्टलीय, दूसरा क्या होता है अक्रिस्टलीय, अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला देखते हैं क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस, तो इसके अंदर देखते हैं हम क्या देखते हैं। मैंने पहले बताया था कि जो इनके अवयकण होते हैं ठोस अवस्था के, इनके ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्या होते हैं, जिनके अवयकण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। अणु, आयन क्या होते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में होते हैं। एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में इनकी क्या होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। इनके अवयकणों की एक निश्चित संरचना होती है, निश्चित संरचना इनकी क्या होती है, इनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है।
इनकी क्या होती है, ज्यामिति भी निश्चित होती है। और इन्हें क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं हम, इन्हें, ये क्या होते हैं, दीर्घप्रासी होते हैं। दीर्घप्रासी होते हैं, मतलब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो त्रिविम में कितनी भी बड़ी संरचना बना लो, ये क्या होती है, एक निश्चित क्रम में इनकी संरचना क्या होती है, चलती रहती है। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनका गलनांक भी एक निश्चित होता है। गलनांक निश्चित होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस दूसरे नंबर पे। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर देखो ऐसे होता है, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयव कण, परमाणु, अणु या आयन, इनके भी कुछ भी हो सकते हैं। एक क्या होते हैं, इस डेफिनेशन के अनुसार ये क्या होते हैं, निश्चित, इनकी क्या होती है, संरचना क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। और ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती है, इनका गलनांक भी निश्चित नहीं होता है। और ये क्या होते हैं, लघुप्रासी होते हैं। लघुप्रासी होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों को हम क्या कह सकते हैं, इन्हें एमोरफोस ठोस भी कहा जाता है। ठोस भी क्या कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एमोरफोस ठोस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। और अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहा जाता है, इन्हें अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। अति शीतलित द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो प्रवाह होता है ना, वो एक क्या होता है, मंद गति से होता है इनका प्रवाह। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जो कांच की वस्तुएं हैं, वो हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें क्या होता है, नीचे से मोटी दिखाई देती है, नीचे से। ऐसा क्यों होता है कि वो धीरे धीरे है ना, उस कांच का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होने लगता है। तो क्या होता है, अति शीतलित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका प्रवाह क्या होता है, मंद गति से होता है, इसलिए इसे अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। इसका गलनांक भी निश्चित नहीं होता है, वो हम आगे इनके अंतर में बताएंगे। ठीक है, अब वीडियो को रोकें और इन्हें नोट करें। अब हम क्या देखेंगे, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर हमें डेफिनेशन से पता चलता है। देखो हम देखते हैं कि इनके अवयव कण होते हैं, वो क्या होते हैं, इनके मतलब क्रिस्टलीय ठोसों के अवयव कणों की संरचना क्या होती है, निश्चित होती है। और अब हम देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होता है, इनकी संरचना क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, अनिश्चित होती है। अवयव कणों की संरचना निश्चित होती है, मतलब एक त्रिविमीय जालक में हम इनकी संरचना बनाएंगे तो ये इनकी संरचना एक निश्चित क्रम में चलती रहती है। पूरे पैटर्न में, पूरे जालक में ये ऐसे ही चलते रहेंगे। और इसके कण क्या होते हैं, इनकी संरचना ऐसी होती है, इनके कण अव्यवस्थित होते हैं, कोई कहीं पे होता है और कोई कहीं पे होता है। तो इसकी संरचना क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब हम देखते हैं ज्यामिति। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी ज्यामिति क्या होती है,
क्या होती है, निश्चित होती है। इसकी क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब हम इसका गलनांक लेते हैं। तो अब एक जो क्रिस्टलीय ठोस है इसका गलनांक क्या होता है, गलनांक तीक्ष्ण व निश्चित होता है। तीक्ष्ण व निश्चित होता मतलब क्या है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। अर्थात ये एक निश्चित ताप पर ही पिघलना शुरू कर देते हैं और जब तक पूरा पदार्थ पिघलता नहीं है तब तक इसका ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। फिर हम इन्हें ठंडा करते हैं तो ये जमना शुरू कर देते हैं और जमते हैं ये, तब तक पूरा पदार्थ जम नहीं जाता, तब तक क्या होता है, इनका ताप स्थिर रहता है। जैसे हम चीनी लेते हैं, चीनी ले लो, चीनी मान लो, उदाहरण के लिए हम चीनी लेते हैं। चीनी में क्या होता है, चीनी का ताप कितना होता है, 458 केल्विन ताप पर, ताप से नीचे रहता है तब तक तो चीनी क्या होती है, एक क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। और ये क्या होती है, 458 के ताप पर क्या होती है, पिघलना शुरू कर देती है और पिघलना शुरू कर देती है। और फिर क्या होता है कि ये पिघलना शुरू कर देती है और पिघल कर क्या होती है, सीधे क्या होती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। 458 के ताप से ऊपर होते ही बस क्या होती है, सीधा ध्रुव अवस्था में आ जाती है चीनी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। चौथा पॉइंट हम लेते हैं, हम देखते हैं फिर इसका क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होता है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता। नहीं होता। इसमें हम उदाहरण के लिए हम लेते हैं नारियल का तेल। नारियल का तेल, नारियल का अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होता है, जब भी हम किसी ताप पे कर पिघलाते हैं तो इन्हें क्या होता है, नारियल का तेल मान लो 296 केल्विन ताप है, इस पर क्या होता है, पिघलना शुरू कर देता है। फिर थोड़ा सा ताप क्या होता है, पिघलना शुरू कर देता है। पहले ये क्या होता है, अर्ध ठोस अवस्था में आता है और इसके बाद में क्या होता है, 300 केल्विन ताप पर क्या होता है, ये पूर्ण रूप से पिघल कर क्या हो जाता है, ध्रुव अवस्था में आता है। इससे हमें एक चीज़ को और भी पता चलता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होती है, अर्ध ठोस अवस्था आती है, अर्ध ठोस अवस्था आती है, अर्ध ठोस अवस्था आती है। और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अर्ध ठोस अवस्था नहीं आती है। जो अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर तो अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर तो क्या होता है, अर्ध ठोस अवस्था आती है और क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अर्ध ठोस अवस्था नहीं आती है। क्या होते हैं, सीधे ही ध्रुव अवस्था में चेंज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है, इसे क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं, इसमें विषमदेशिकता होती है। विषमदेशिकता दर्शाते हैं। और ये क्या होते हैं, जो अक्रिस्टलीय ठोस है ये क्या दर्शाते हैं, समदेशिकता दर्शाते हैं। समदेशिकता ये विषमदेशिकता कैसे दर्शाते हैं, हम मान लो कोई भी भौतिक राशि है, हम भौतिक राशि है उसका मान ज्ञात करते हैं, जैसे अपरिवर्तनांक मान लो, ऊष्मा मान लो, चालकता मान लो, यांत्रिक सामर्थ्यता मान लो। इसका मान अगर हम अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर ज्ञात करेंगे तो हमें क्या होता है, इसका मापन करते हैं तो हमें क्या होता है, सभी दिशाओं में इसका मान क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो इनके अवयव कणों की संरचना है ना, वो एक जालक त्रिविमीय जालक के अंदर क्या होती है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होती है। और हम उन्हीं भौतिक गुणों के मान
क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर ज्ञात करते हैं तो हमें हर दिशा में वो क्या मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अव्यय कण होते हैं त्रिविम जालक के अंदर उनकी संरचना क्या होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होती है, निश्चित होती है। देखो ऐसे मान लो ये त्रिविम जालक है, इसके अंदर इनके जो अव्यय कण होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर तो ऐसे होते हैं, ऐसे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और हम इसका मान ज्ञात करते हैं तो हमें क्या होता है, देखो हम इस दिशा में मान ज्ञात करेंगे तो हमें ये अलग प्राप्त होगा, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ठीक है। अब हम कोई प्रकार डालते हैं किरण पुंज, इस दिशा से डालेंगे तो हमें अलग प्राप्त होगा, मतलब ये मान लो सी और डी। हम भौतिक गुणों को देखते हैं तो ए और बी दिशा में हमें क्या होता है, अलग मान प्राप्त होता है, और सी डी दिशा में क्या होता है, हमें अलग मान प्राप्त होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या होता है, इसके भौतिक गुणों, इसकी त्रिविमीय जालक में इसके अव्यय कणों की व्यवस्था कैसे होती है, ऐसे होती है, क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो हमें सभी दिशाओं में मान भी क्या होते हैं, अनिश्चित प्राप्त होते हैं। मान भी हमें सभी दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं। देखो ए बी दिशा में ज्ञात करेंगे तो भी हमें वही मान प्राप्त हुए, और अब करेंगे सी डी दिशा में तब भी हमें क्या हुआ, वही मान प्राप्त हुए, ठीक है। अब 5वां पॉइंट लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों को क्या मानते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, आभासी ठोस या अति शीतलित द्रव्य। अति शीतलित द्रव्य तो मैंने पहले बता दिया, क्योंकि इनका प्रवाह क्या होता है, मंद गति से होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अति शीतलित द्रव्य भी कहा जाता है। अब अभी हम इसकी क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर तो हम लेते हैं, मान लो NaCl, मान लो Na2SO4, मान लो क्वार्टज, मान लो, ठीक है। और इसके अंदर लेते हैं तो हम देखते हैं कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ठीक है। अगला टॉपिक अगले वीडियो के साथ।